नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बॉलीवुड जगत से आ रही दुखद खबर के साथ, जहां दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। उन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। तो देखिए दुखद खबर, जहां दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इसके चलते उनका निधन हुआ है। 89 साल की उम्र में आखिरी सांस उन्होंने ली है। तो देखिए अपूर्णीय क्षति है ये, ना केवल सिनेमा के लिए बल्कि देश ने भी एक सितारा गंवाया है। तो देखिए लंबे समय से बीमार चल रहे थे धर्मेंद्र जी के निधन की खबर मिलते ही फिल्म जगत में शोक की लहर है। तो फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि ये एक युग का अंत है। तो देखिए बेहद ही ये दुखद खबर, और ना केवल सिनेमा के लिए यह अपूर्णीय क्षति बल्कि पूरे देश के लिए दुखद यह खबर सामने आई है, जहां दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। जो दिग्गज हस्तियां हैं वो उनके घर पर पहुंच रही हैं, क्योंकि उनके परिवार के लिए इस वक्त बुरा समय है। भगवान उन्हें ये दुख सहन करने की शक्ति दे, और यही ढाढ़स बनवाने के लिए जो दिग्गज हस्तियां हैं वो पहुंच रही हैं। और देखिए करण जौहर फिल्म डायरेक्टर की तरफ से कहा गया है कि ये एक युग का अंत है। इस तरीके के अभिनेता वो थे जिन्होंने नाम कमाया, इज्जत कमाई, और अब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। तो हर कोई उन्हें याद कर रहा है आज इस मौके पर। 89 साल में अंतिम सांस उन्होंने ली है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे, और ऐसे में लाखों करोड़ों फैंस उनके दुआ कर रहे थे कि बस वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन देखिए 89 साल की उम्र में वो अलविदा कह गए हैं। ऐसे में आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है, भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। तो देखिए पुलिस का भी तांता लगा हुआ है, क्योंकि बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर ख्याल रखा जा रहा है। और ना केवल परिवार के लिए दुख की घड़ी है, पूरे बॉलीवुड के लिए, और साथ ही साथ उन लाखों करोड़ों फैंस के लिए बेहद दुखद खबर, जो कि आइडल मानते थे धर्मेंद्र जी को, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया, अपनी अदाकारी जिस तरीके से उन्होंने दिखाई है, उस काम में उनकी मेहनत और उनकी निष्ठा झलकती थी। बड़े पर्दे पर जब वो आते थे हर कोई उन्हें देखने के लिए ललायत रहता था। उनकी फिल्में लोग एक बार से जी नहीं भरता था, लोग बार बार देखना चाहते थे, क्योंकि वो हर कैरेक्टर में जिस तरीके से जान डाल देते थे। ऐसे में आज उनको याद किया जा रहा है इस मौके पर, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एक युग का अंत है। तो देखिए बॉलीवुड में शोक की लहर है। दुखद ये खबर, जहां फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र अब नहीं रहे हैं। तो देखिए कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे और घर पर उनका इलाज चल रहा था, क्योंकि वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। 12 दिन पहले ही वो डिस्चार्ज हुए, और उसके बाद घर पर विशेष निगरानी में डॉक्टर्स की वो वहाँ पर थे। तो देखिए तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब हो गई थी, और इसके बाद सलमान खान से लेकर शाहरुख खान और गोविंदा को दिग्गज अभिनेता का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में भी कई बार देखा गया। तो देखिए 8 दिसंबर को 90 साल के धर्मेंद्र हो जाते, लेकिन ये 89 का ही आंकड़ा वो छू पाए और इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। लेकिन हाँ, वो हमारी यादों में हमेशा जीवित रहेंगे। ये देश उनको यूं ही याद करता रहेगा, जो उनके फैंस हैं वो उनको यूं ही याद करते रहेंगे, क्योंकि अपने हर एक कैरेक्टर में वो आज भी जिंदा हैं और आगे भी जिंदा रहेंगे। और देखिए किस तरीके से बेहतरीन काम बड़े पर्दे पर जो उन्होंने दिखाया है, और कितने युवाओं को अपने काम से प्रेरित किया है कि वो जो युवा हैं वो उनको आइडल मानने लगे
और आगे भी उनके इस किरदारों से वो काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि हर एक किरदार को निभाना आसान होता है, लेकिन धर्मेंद्र पाजी ने इन किरदारों को जिया है और ऐसे में आज हर कोई उनको याद कर रहा है, क्योंकि वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। 25 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह को लेकर रामनगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। शहर को करीब 100 टन फूलों से सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कर मंदिर पूर्णता का संदेश देंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी उस दिन व्रत भी रहेंगे। वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। यहां सीएम योगी ग्राउंड पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी दोपहर 3:30 पर अयोध्या पहुंचेंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम के मुताबिक उनका हेलीकॉप्टर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरेगा। इस दौरान सीएम योगी प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम योगी वाल्मीकि एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। सीएम 4:05 पर हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे और दर्शन पूजन करेंगे। देखिए 25 नवंबर को ध्वजारोहण का विशेष कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे, जायजा लेते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ निरीक्षण उनकी तरफ से किया जाएगा। तमाम उन व्यवस्थाओं को परखेंगे कि व्यवस्थाएं सुदृढ़ है कि नहीं। तो देखिए 3000 मेहमानों के आने की व्यवस्था वहां पर की गई है। 191 फीट ऊंचा ध्वज, केसरिया ध्वज फहरेगा और इस पल के साक्षी होने के लिए श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह है। तो दुल्हन की तरह सजी है रामनगरी। तो ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। तो राम मंदिर तैयार है और ध्वजारोहण का इंतजार किया जा रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। प्रमुख मार्गों पर सफाई और लाइटिंग का काम भी किया जा रहा है, वो काम भी तेजी से हो रहा है। साथ ही साथ प्रशासन ने समारोह स्थलों का निरीक्षण भी पूरा किया है और इसी के साथ ध्वज स्थल पर मंच और बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो देखिए किस तरीके से मंच पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है। तो धार्मिक संगठनों के साथ बैठकें लगातार जारी रहेंगी और इसी के साथ मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच सख्त की गई है। तो अयोध्या में उत्सव की बड़ी तैयारी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अंतिम रिहर्सल चल रही है और देखिए क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर किए जाएंगे तो शहर भर में देशभक्ति पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। तो राम मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजारोहण आयोजित किया गया है। तो अयोध्या में उत्सव की बड़ी तैयारी है। 25 नवंबर को पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे। तो पीएम मोदी मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे और देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो 26 नवंबर को अयोध्या में ध्वजारोहण। तो कार्यक्रम की शुरुआत सप्त ऋषि मंदिर से होगी और देखिए किस तरीके से ये क्या कार्यक्रम रहेगा वो भी आपको बता देते हैं। सप्त ऋषियों की प्रार्थना और विशेष वैदिक पूजा यहां पर की जाएगी और इसी के साथ ध्वजारोहण का मुहूर्त 11:58 से लेकर 1 बजे तक का है और इसी के साथ कार्यक्रम में 7000 से ज्यादा खास मेहमान पहुंचेंगे। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार 62 हॉटस्पॉट पर लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी के साथ प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की दिल्ली में एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है और ऑन ग्राउंड टीमें 24 घंटे निगरानी कर रही हैं, जिससे एयर क्वालिटी में जल्द सुधार लाया जा सके। हम 62 हॉटस्पॉट्स के ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। बहुत हमने फोकस कर रखा है 3 चीज़ों पे। एक, बॉर्डर से किसी भी पोलिटिंग व्हीकल को अंदर नहीं आने दे रहे और अंदर के तो हम चेक कर ही रहे हैं। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी साइट्स को अभी तक वायलेट जो कर रही थी उनको नोटिस दिया गया और बहुत का क्लोजर नोटिस कम बंद कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो ग्रैब 4 की रिस्ट्रिक्शंस थी उसके साथ साथ ग्रैब 3 की माफ चाहता हूँ, ग्रैब 3 की रिस्ट्रिक्शंस थी उसके साथ साथ कुछ ग्रैब 4 वाली भी इंट्रोड्यूस की गई हैं। जैसे 50% वर्क फ्रॉम होम की जो था ये पहले ग्रैब 3 में नहीं होता था, इसको ग्रैब 4 की रिस्ट्रिक्शन में से निकालकर इसको एनहेंस किया गया। मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिल्ली के अंदर इस मौसम के अंदर साफ हवा दे पाएं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। और 62 हॉटस्पॉट जो हैं उनके ऊपर हम विशेष तौर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेके स्मूथ फंक्शनिंग से लेके रोड डस्ट मिटिगेशन से लेके इन सब के ऊपर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है जहां सिंध भारत में वापस आ सकता है, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, जहां कांग्रेस ने कहा है कि ऐसी टिप्पणी किसी दूसरे देश की संप्रभुता को ठेस पहुंचा सकती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अनावश्यक तनाव पैदा कर सकते हैं। तो पार्टी ने केंद्र सरकार से ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जिम्मेदारी और संयम बरतने की अपील की है। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का विरोध हो रहा है जहां आंध्र प्रदेश कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है और ऐसे में वहां के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय जो बात है वो गलत जाएगी, मैसेज गलत जाएगा और साथ ही साथ दो देशों के रिश्ते जो हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं। The Defence Minister of India, Mr. Rajnath Singh, has expressed his opinion with regard to the Sindh. Sindh is now in Pakistan and it may return to India after any point of time. That's the statement given by the Rajnath Singh. Andhra Pradesh Congress Committee and Congress Party is seriously condemning the statement made by the Rajnath Singh because you are touching the sovereignty of the other country and you are also making our country's sovereignty in doldrums. So, as being a home minister, it's not defense minister. It's not your duty to keep the sovereignty of India into danger, and you should not touch the sovereignty of the other countries also, as per the guidelines of the national interest. और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां उत्तराखंड के टिहरी में बड़ा हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी है। हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग घायल हुए हैं। तो टिहरी के नरेंद्र नगर क्षेत्र में कुंजापुरी हिंडोला खाल मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। तो हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड के टिहरी में ये बड़ा हादसा, जहां दर्शन के लिए जा रही गुजरात के 28 श्रद्धालुओं से भरी बस लगभग 70 मीटर गहरी खाई में गिर गई है। तो हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो घायलों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया है। तो टिहरी में ये बड़ा हादसा हुआ है, श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी है। हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, टिहरी उत्तराखंड से ये तस्वीरें हैं जो बेहद ही दुखद है, जहां 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में उनको आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नई दिल्ली में जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अलावा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने शपथ ग्रहण के समय संविधान के प्रति निष्ठा और न्याय की निष्पक्षता बनाए रखने का संकल्प लिया।
मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल देश के न्यायिक ढांचे और संवैधानिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उनका अनुभव और कानूनी विशेषज्ञता सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को और मजबूती प्रदान करने में सहायक होगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायपालिका के महत्व और संविधान के प्रति समर्पण की भी चर्चा की है। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बने हैं 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश के पद पर 9 फरवरी 2027 तक उनका कार्यकाल। हिसार जिले में 10 फरवरी 1962 को उनका जन्म हुआ था और वकील से सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद तक का सफर उन्होंने तय किया। तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कई महत्वपूर्ण फैसले उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी वो रहे हैं और इसी के साथ लोकतंत्र, संविधान संरक्षण जैसे मुद्दों पर भी मार्गदर्शन देते रहे हैं। तो उनका अनुभव हम आपको बता रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन, महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। और इस बीच फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां अल फलाह विश्वविद्यालय को NAAC का नोटिस। विश्वविद्यालय ने वेबसाइट पर A+ ग्रेड लिखा। अल फलाह विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गलत तरीके से मान्यता प्राप्त दिखाने का आरोप है। तो अल फलाह विश्वविद्यालय को NAAC का नोटिस, क्योंकि मान्यता गलत तरीके से दिखाई गई है और इसको अपनी गलती अल फलाह यूनिवर्सिटी ने स्वीकार भी की है। अब ऐसे में 7 दिन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो विश्वविद्यालय पर फर्जी मान्यता दावा करने का आरोप है और इसी के साथ वेबसाइट पर A ग्रेड NAAC लिखा मिला है। तो पुराने कॉलेज मान्यता की अवधि समाप्त और इसी के साथ NAAC ने 7 दिन में जवाब मांगा है। तो गलत दावे तुरंत हटाने को कहा गया है और इसी के साथ साथ विश्वविद्यालय ने गलती स्वीकार की है। तो वेबसाइट डिजाइन की अनदेखी बताई गई है। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जहां पाकिस्तान के पेशावर में 2 धमाके सामने आए। सीसीटीवी भी इसका सामने आया है, जहां पेशावर में फ्रंटियर कोर मुख्यालय के पास धमाके हुए हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा आतंकी हमला और 2 धमाके होते हैं, एक के बाद एक। तो पेशावर धमाके में 5 लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। तहरीके तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तो देखिए, पाकिस्तान के पेशावर में 2 बड़े धमाके हुए हैं। पाकिस्तान के पेशावर में दहशत का माहौल है। तो FC मुख्यालय के पास 2 धमाके हुए हैं। तो धमाकों का सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुआ है। आतंक की भयावह तस्वीर सामने आई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।